हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। अपने चैनल के माध्यम से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि इस समय जो सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं वो आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं, जिसमें से पेपर 1 के मैंने क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। और अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। और साथ ही साथ में ये आपके पेपर 2 की सीरीज़ चल रही है। पेपर 2 में आपका जो है सीडीपी का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। आज हम पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं, मतलब आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। ये आपका सीडीपी का पेपर 2 का जो है, आपके जो 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपका 15 से 30 तक का आज हम करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों का सीटेट जो होता है वो एक बार में ही क्वालिफाई हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे बच जाते हैं कि जिनका मतलब एक अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट, मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्हें 5 से ज़्यादा अटेम्प्ट भी लग जाते हैं क्वालिफाई करने में। और बहुत सारे लोगों को मैंने इसमें भी देखा है कि मतलब कहीं ना कहीं उनसे कोई चूक हो जाती है, छूट हो, मतलब कि कुछ ऐसी गलतियाँ उनसे हो जाती, कुछ ऐसी चीज़ें उनसे छूट जाती हैं जिससे वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं और आप स्टेट गवर्नमेंट की जो भी टीचिंग वैकेंसी निकलने वाली है उसको अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आपके पास या तो यूपीटेट का आपका होना चाहिए। जैसे आपका 1 to 5 के लिए पेपर 1 आपका यूपीटेट या सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। और 6 to 8 यानी कि टीजीटी के लिए, एलटी के लिए जहाँ पर बीएड लगता है वहाँ पर आपका पेपर 2 सीटेट का या यूपीटेट का क्वालिफाई होना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मुझे अपने अनुभव से मुझे ऐसा लगता है कि सीटेट क्वालिफाई करना कंपैरेटिवली यूपीटेट क्वालिफाई करने से ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है तकरीबन 90 नंबर तो आपको पेडागोजी से ही मिल जाते हैं। और पेडागोजी का कॉन्सेप्ट आप ईवीएस की पेडागोजी करिए, चाहे हिंदी की पेडागोजी करिए, चाहे सीडीपी की पेडागोजी करिए, कॉन्सेप्ट आपका एक ही होता है। जैसे अगर आप शिक्षण विधि पढ़ते हैं तो आगमन निगमन विधि आप पढ़ते हैं, तो आगमन निगमन विधि आपको ईवीएस में भी मिलती है, हिंदी में भी मिलती है, इंग्लिश में भी वही पेडागोजी आती है। तो क्या होता है कि कॉन्सेप्ट आपका वही रहता है, बस उसके क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट वाइज बदल जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पर सेम रहता है। और सीटेट का पेपर जो है वो कॉन्सेप्ट बेसिस पे आता है। यहाँ पर रट्टाफिकेशन थोड़ा कम चलता है, यहाँ पर ज़्यादातर समझ करके और उसके कॉन्सेप्ट को समझ करके, इसलिए यहाँ पे थोड़ा डीप स्टडी की ज़रूरत होती है। और अगर आप यूपीटेट करते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट आंसर लिखने को आता है, और जो भी क्योंकि उसका सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब जानते हैं कि मतलब वहाँ पे क्या होता है कि अगर यूपीटेट है तो उसमें ईवीएस में न जाने क्या क्या आ जाता है। मतलब आपका ईवीएस में वो सब कुछ भर देते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ईवीएस तो रहता ही रहता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो जैन में आपका सीटेट है, जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है, अभी सीटेट आपका ऑल टाइम वैलिड होता है। एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया तो ये हमेशा के लिए आपका वैलिड है। पहले ऐसा होता था कि 5 साल 7 साल की मतलब ये उसमें था, लेकिन अभी तो आपको एक बार क्वालिफाई करना है। 90 नंबर अगर आप जनरल के हैं तो आपको पाना है, ओबीसी में आते हैं तो आपको 82 नंबर पाना है। फिर उसके बाद कोई भी आप टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ये आपकी पात्रता परीक्षा होती है जो है, इसलिए सीटेट को आपको कहा जाता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब अगर आपने इसको कर दिया तो आप कोई भी शिक्षक बनने के लिए आप पात्र हैं, ऐसा माना जाता है इस सर्टिफिकेट की मदद से। और हमने हमने कुछ ट्रिक्स, जैसे मैं अपने वीडियो में जो है, मैं यही चाहूँगी कि आप मेरे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि हमारे वीडियो में एक खास बात ये होती है कि बीच बीच में मैं ऐसी कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो ऐसा होता है कि जो पेपर में आपको भी पता है कि सेम टू सेम क्वेश्चंस तो नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो उन क्वेश्चंस में आपको मिलती हैं, जो हम जिस बारे में बात करते हैं कि जैसे आपका पेपर क्वालिफाई हो जाता है। जैसे दोस्तों होता ये है कि जैसे आपका जो पेपर 2 है, पेपर 2 में आपका 30 नंबर का सीडीपी आता है। 30 नंबर का आपका सीडीपी आता है, 30 नंबर का आपका हिंदी आता है, 30 नंबर का आपका एक लैंग्वेज आपको मिलेगा, एक आपका हिंदी लैंग्वेज मिलेगा, एक आपका इंग्लिश या और संस्कृत में से मिलेगा, और 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट आता है। और मान लीजिए कि अगर आपका सब्जेक्ट कहीं से थोड़ा सा कमज़ोर भी है, जैसे अगर आपने एसएसटी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत कुछ पढ़ने को होता है। और अगर आप जो है साइंस से हैं तो मैथ साइंस का तो वैसे भी अच्छा खासा टफ आता है। तो क्या होता है कि 90 नंबर हमें मिलेंगे कहाँ से? आप जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग तो इसमें होती नहीं है, तो 90 नंबर हमको बहुत आसानी से मिल जाते हैं
जिसमें ऐसा होता है कि सीडीपी का ऐसा होता है कि आप 28 नंबर तो मतलब थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर दें, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी ट्रिक समझ लें, थोड़ी सी क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट समझ लें और क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, आप कुछ इन बातों को अगर समझ लेते हैं तो सीडीपी में आपका 28 नंबर कहीं नहीं गया है। और यही सेम चीज़ आपकी हिंदी के साथ भी होती है। हिंदी में भी आपका 28 नंबर कहीं नहीं गया है, क्योंकि आपको जो पैसेज करने होते हैं अगर आपने उसको थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा हुआ है तो बहुत कम समय में आपको पैसेज के सारे उत्तर मिल जाते हैं। आपका इसमें ज़्यादा ग्रामर सीधी मतलब नहीं पूछा जाता है, पैसेज आपके हैं, आपको उन्हीं के आंसर उसमें से ढूंढ करके देने होते हैं। तो सीडीपी के नंबर और आपके हिंदी के नंबर, इंग्लिश का पेपर थोड़ा टफ आता है, अगर जिसने संस्कृत ली हुई होती है तो उसके लिए थोड़ा सा ये कंपेरेटिवली आसान हो जाता है। हाँ, अगर इंग्लिश है तो अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है तो ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में भी वही सेम स्टोरी होती है कि भाई पैसेज पढ़ करके आंसर देना होता है। तो क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो पैसेज पढ़ने में आपको वक्त नहीं लगेगा, लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा सा एवरेज है, थोड़ा सा कम है, तो आपको वही पैसेज 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता है, तब कहीं जाके आपको आंसर मिलता है, क्योंकि अच्छी इंग्लिश पूछी जाती है। और अगर संस्कृत है तो वो कंपेरेटिवली आसान होता है, हिंदी के जैसा ही होता है। तो क्या होता है दोस्तों कि यहाँ से आपको बहुत अच्छे नंबर यहाँ से आपको मिल जाते हैं, ये आपका मार्क स्कोरिंग होता है। इसीलिए हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये सलाह देते हैं कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करें तो सबसे पहले आप इन्हीं सेक्शंस को करें, और उसके बाद आप मैथ साइंस अगर करते हैं तो आप उसमें पहले साइंस का पोर्शन करें, मैथ्स का पोर्शन सबसे लास्ट में करें, क्योंकि टाइम उसमें कब बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है वो पता नहीं चलता है। नियमतः यही है कि भाई 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया जाता है, लेकिन होता ये है कि अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर हमसे नहीं निकला तो हम उसमें बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। तो इसीलिए हम मेरी मेरी अपने सभी स्टूडेंट्स को यही सलाह रहती है कि अगर आप मैथ और साइंस से हैं तो आप मैथ का सेक्शन सबसे आखिरी बार करें जो है। हाँ, अगर आपको बहुत आप विश्वास है अपने ऊपर, आपकी बहुत अच्छी कमांड है, आपको सबसे अच्छी मैथ आती है, तो उस केस में बात अलग है। और आप भी जानते हैं कि ऐसे विद्यार्थी बहुत कम होते हैं जिनकी मैथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ज़्यादातर हम ये मान के चलते हैं कि एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं मैथ्स में, जिनको थोड़ा सा क्वेश्चन आते तो हैं लेकिन उसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यही टाइम का तो खेल होता है सीटेट। सीटेट में क्वेश्चन से ज़्यादा सबसे ज़्यादा टाइम का खेल होता है। क्वेश्चन आपसे नहीं खेलता, टाइम आपसे खेलता है। कब टाइम निकल जाता है, पेपर अधूरा रह जाता है, आपको पता नहीं चलता है। आसान आसान प्रश्न आपके रह जाते हैं, आप कठिन प्रश्नों में फंस करके रह जाते हैं। तो इसीलिए बस यही सारी बातें आज मैं आपको बताना चाहती थी, और अब मैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जो मैंने आप ऑलरेडी आपको बता दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक आपका पार्ट 1 जो है सीडीपी का, ये पेपर 2 का पेपर है, जो मैंने ऑलरेडी जो है आप एक पार्ट 1 चैनल पे अपलोड कर रखा है। पार्ट 2 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो आज हमारे सामने है वो ये है कि अनेक शोध अध्ययनों से पता चला है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, इसका सही विवेचन क्या है। मतलब ये बताया जा रहा है कि जैसे क्लास में क्या होता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से मतलब थोड़ा सा आपसे ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। मतलब यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है, यहाँ पे लड़के लड़कियों में कंपैरिजन किया जा रहा है। तो अब आपको उसके बाद में एक बात कह दी गई, जहाँ पे यहाँ पे एक सेंटेंस है, कोई भी और अगर क्वेश्चन आता है जहाँ पे कभी लड़के को ज़्यादा अच्छा कहा जा रहा है या कभी लड़की को किसी चीज़ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, लड़के को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो ऐसे में इसका आंसर हमेशा यही होता है कि लिंग पक्षपात, यानी कि जेंडर बायस का आपका एग्जाम्पल होता है। तो आप ये जान लीजिए कि कोई भी ऐसा प्रश्न है जहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है बॉयज़ एंड गर्ल्स को आपस में, तो वहाँ पे जेंडर बायस की बात कही जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा कि शिक्षा में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। मतलब आपका प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो आज के समय में चल रहा है, कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन आपका क्या कहता है, किस बात पे इशारा करता है। तो आपके देखिए 4 ऑप्शंस हैं। गलत ऑप्शंस पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे सही ऑप्शन हम बात करेंगे। जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीसरा ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। इसमें ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास रखना। मतलब हमारा ये ट्रस्ट होता है, जो हमारी जो ये प्रगतिशील शिक्षा है, इसमें ये बात कही जाती है कि हर बच्चा प्रोग्रेसिव है। बच्चा चाहे पढ़ने में कमज़ोर हो चाहे पढ़ने में तेज़ हो, हर बच्चा जो है वो
उसमें एक क्षमता होती है, उसमें कैपेबिलिटी होती है, उसमें एक्सपेक्टेशंस होती है कि हाँ वो भविष्य में अच्छा कर सकता है, ये ट्रस्ट आपको रखना होगा। और यही जो है प्रोग्रेसिव लर्निंग का सबसे मूलभूत अवधारणा है जो है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 कि विकास में आपका व्यक्तिगत भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। विकास की टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इज इट इम्पॉर्टेंट, मतलब क्या इम्पॉर्टेंट है आपका विकास, मतलब कि डेवलपमेंट में हमें जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको समझने के लिए कौन सी बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 में से 2, 3, 4 गलत हैं। जो ऑप्शन नंबर पहला ही है वही आपका सही है कि वंशागत विशेषताओं के साथ साथ में पर्यावरणीय कारणों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। मतलब होता ये है कि डेवलपमेंट और आपका जो पर्सनल और आपका जो ये जो डिफरेंस होता है दो लोगों में, मतलब दो लोगों में अगर अगर मान लीजिए कि भाई कोई दो सगे भाई बहन हैं, ठीक है। एक को आपने बहुत अच्छे माहौल में पाला, बहुत अच्छा सब उसमें गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस है, बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा दी जा रही है, बहुत अच्छे से आपने उसको पढ़ाया, संस्कार दिए, तो वो आगे जाके बहुत अच्छा कुछ करेगा जो है। एक अब बच्चा है कि जिसको गांव देहात में कहीं पाला है, उसको ठीक से स्कूल नहीं भेजा गया, ठीक से खाने को नहीं, ठीक से पहनने को नहीं, तो फिर वो क्या बनेगा, कुछ गलत ही बनेगा। ज़्यादा संभावना तो यही होती है, बाकी बनने को तो कुछ भी बन सकता है। लेकिन मतलब एक यहाँ पे ये कहने की कोशिश हो रही है जो जो विकास होता है उस पर जो एटमॉस्फियर है, कि मतलब जिस माहौल में बच्चा बड़ा हो रहा है, होता ये कि बच्चे जो है ना कच्ची मिट्टी होते हैं, आप उसको जिस तरह से ढालेंगे वो उस तरह से ढलते चले जाते हैं। तो होता ये कि उनके जो आसपास को जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत मैटर करता है। तो उसी बात को यहाँ पे कहा जा रहा है। और डेवलपमेंट क्या होता है कि इन्वायरमेंटल और जेनेटिक दोनों को मिला करके जो है आपका सही, आपका बच्चे का जो संपूर्ण विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे बात की जा रही है कि विकास का सिद्धांत इसमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही इसका जो है वो आपका है कि ये विकास का सिद्धांत नहीं है। और ऑप्शन ये कहता है विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ऐसा पॉसिबल है दोस्तों कि मतलब आपका जो विकास का जो सही गति है, कि मतलब किस गति से विकास होगा, ये जन्म के समय ही निर्धारित हो जाता है? ऐसा नहीं होता है। क्योंकि एग्जैक्टली होता ये है कि भाई समय के साथ में कभी आपका फेवरेबल कंडीशन है, कभी आपका अनफेवरेबल कंडीशन है, कभी आपने अच्छा ध्यान दिया, कभी अच्छा ध्यान नहीं दिया, कभी विकास बहुत अच्छा हो रहा है फिर विकास रुक जा रहा है। तो मतलब वो गति कोई पहले से निर्धारित नहीं होती है जो है। तो और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पहले से निर्धारित होती है, मतलब ये बात गलत है और ऑप्शन नंबर यही आपका सही है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए होता ये है कि समावेशी कक्षा मतलब कि इंक्लूसिव क्लासरूम जो होता है उसमें ये होता है कि सबका साथ सबका विकास की बात कही जाती है। मतलब आपको सबको लेकर के चलना है, किसी में कोई कमी है, किसी में कोई कमी है, वो सब बातें नहीं ध्यान रखनी है, आपको सबको साथ में लेकर के चलना है जो है। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, विशिष्ट शिक्षा योजना, मतलब इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। मतलब हर बच्चे के लिए आपका जो एक विशिष्ट शिक्षा योजना होती है, यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से कौन सा जो है इसमें सही है। मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और साथ में जो है उसका मिलान किया हुआ है। आपको ये पता करना है कि इसमें से कौन सा बिल्कुल ठीक है जो है। तो यानी कि देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है, जो डिसलेक्सिया जो कहा जा रहा है कि मतलब डिसलेक्सिया में रीडिंग राइटिंग आपका जो होता है ना उसमें कुछ कमी हो जाती है जो है। और डिसलेक्सिया किसी न किसी माध्यम से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये लर्निंग डिसेबिलिटी होती है आपके जो एग्ज़ाम में ज़रूर आती है जो है। अगला प्रश्न है, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता होती है। ये क्रिएटिव चिल्ड्रन की विशेषता होती है दोस्तों, कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम है उसको उसके सारे वो जो है मतलब सारे डाइवर्जेंट सोल्यूशन खोजते हैं, सारे सोल्यूशन खोजते हैं कि किस किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है एक क्रिएटिव चाइल्ड ही कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 इसका अपना क्वेश्चन है कि दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य
करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुकूलन करने चाहिए। मतलब कि अगर कोई बच्चा है जिसको विजुअल चैलेंज्ड बच्चा है, जिसको मतलब देखने में किसी तरह से कोई दिक्कत होती है या दिक्कत है, तो उसके साथ में टीचर का मतलब कैसे आप कर सकते हैं पढ़ाई की, ताकि उसको जो है आपको फैसिलिटी हो, उसको आराम से वो अच्छी चीज़ अपनी चीज़ें पढ़ सके, समझ सके। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। वो ये होता है कि स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली आपकी जो सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर वो विजुअली चैलेंज्ड है, मतलब अगर वो देख नहीं सकता है, तो वो तो या तो सुन करके अपना जो है वो चीज़ें सीखेगा, या तो छू करके वो चीज़ें सीखेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 कि सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षक का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। तो देखिए, सहयोगात्मक अधिगम और हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का जो समावेशी कक्षा में जो सबसे अच्छा उपयोग होता है कि सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए। मतलब आपको एक्टिवली जो है प्रमोट करना चाहिए, उसको एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं हुआ है। कि मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग। तो मतलब कि इसमें कौन सी चीज़ को जो है आपको सार्थक रूप में, मतलब कि मीनिंग नहीं, इसका मतलब अच्छा मीनिंग नहीं जाता है, सार्थक मीनिंग नहीं जाता है, उसमें से कौन सा ऑप्शन है। तो वो यही है कि प्रमोट रिपीटिशन एंड रिकॉल। मतलब कि जो रट्टाफिकेशन है उसकी बात की जा रही है, कि मतलब इसको बढ़ावा देना जो है ये आपका मीनिंगफुल लर्निंग नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका 3, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता है। तो इसके देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े ऑप्शन है, 3 आंसर आपके गलत हैं, आप इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है कि अध्यापक विशिष्ट सत्रावसन मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। मतलब ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं हो सकता है जो है। तो ये जो नहीं हो सकता है वही नहीं पूछा जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। मतलब इन 2 खाली स्थानों में, 2 फिल इन द ब्लैंक्स में आपको शब्दों को भरना है। बस आपको क्या करना होता है कि इसका यही उपाय है कि एक एक ऑप्शन से शब्द उठाइए, वहाँ ले जाइए, भरिए, देखिए कौन सा यहाँ पे सटीक बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये यहाँ पे सही है कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। मतलब जो आपको लर्निंग आउटकम्स है उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि आप जो प्रदर्शन करें, जो दिखा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देंगी। मतलब यहाँ पे ये है कि आपको जो है एक मीनिंग्स मेकिंग, मतलब चिल्ड्रन में मीनिंग मेकिंग जो है वो किस चीज़ से आपका ज़्यादा मतलब अच्छा प्रभावी होता है। तो हिंदी में तो इसका आंसर है अन्वेषण और परिचर्चा। अगर इसको समझने में दिक्कत हो रही हो तो बहुत अच्छा वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सप्लोरेशन और डिस्कशन। जो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अगला प्रश्न है 28 कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो 4 के चारों ऑप्शन जो है वो प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण में से आता है। तो जिसमें स्वयं से प्रश्न करना, हम उम्र साथी को समझना, उदाहरणों गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, लक्ष्य और समय सारणी निर्धारित करना। तो ये जितने भी आपके ऑप्शंस हैं, आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब आपके 5 ऑप्शन है और ये 5 के पाँचों आपके सही हैं। तो आपका पाँचों ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो आंसर नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 29 है कि इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। बाह्य अभिप्रेरणा यानी कि आपका मतलब कि बाहरी मोटिवेशन जो है वो एक्सट्रिंसिक आपका जो है वो कौन सा उदाहरण है। तो ये कि मैं अपना गृह कार्य पूरा कर सकती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। मतलब ये आपका आउटर मोटिवेशन है, ये जो नंबर मिल रहे हैं, जो मार्क्स मिल रहे हैं,
वो बच्चे को मोटिवेट कर रहा है। तो इसको जो है हम एक मतलब ये बाहरी मोटिवेशन कहते हैं। और जो बाहरी मोटिवेशन होता है वो छोटा होता है दोस्तों, और जो मतलब जो आपका इंटरनल मोटिवेशन होता है उसकी बहुत बहुत लंबी रेंज होती है, उसमें बहुत कुछ बहुत बड़ा चीज़ इंसान पाता है जो है। और ये छोटे छोटे मार्क्स हुए, एक शाबाशी हुई, एक मतलब एक आपको क्लास में क्लैपिंग हुई, तो ये सब आपके छोटे छोटे मोटिवेशन होते हैं जो कि बाहर मोटिवेशन में आते हैं। अगला प्रश्न है कि एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका जो आपके चारों ऑप्शंस हैं उसमें प्राइमरी क्लासरूम में जो है टीचर को उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, मतलब एग्जाम्पल नॉन एग्जाम्पल, मतलब जो आपको सब ये दोनों यहाँ पर देने की ज़रूरत होती है। अब दोस्तों आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। तो हमने यहाँ पर आज आपका CDP का पेपर 2 का जो है 30 का 30 क्वेश्चन कर लिया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला करके आपका 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है। आगे मैं अपकमिंग वीडियो में मैं देखती हूँ कि जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है उसकी वीडियो मैं पहले लेके आऊँगी। और साथ में ये जो कुछ जैसे कि क्या होता है कि मैंने बहुत सारी जगहों पे ये देखा है कि लोग सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। आई एग्री कि कहीं ना कहीं ये ठीक भी लगता होगा लोगों को, लेकिन मुझे अपने विचार से लगता है कि अगर हम सारे ऑप्शन पढ़ते हैं, क्योंकि सिर्फ एक बार पढ़ने से, एक बार वीडियो देख लेने से तो बात नहीं समझ में आएगी जब तक कि आप इसको खुद एक एक ऑप्शन को पढ़ते रहिए। तो मुझे ये लगता है कि अगर इस तरह से पढ़ते हैं तो वहाँ पर टाइम किलिंग बहुत होती है, और बहुत बार ऑप्शन में एकदम क्लियर मतलब रहता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैं केवल राइट आंसर पढ़ना उचित समझती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप लोगों को लगता है कि सारे ऑप्शंस पढ़ने चाहिए, तो अगर आप ऐसा कुछ है तो आप अपनी बात अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दीजिएगा। डेफिनेटली मतलब जैसे आप लोग पसंद करेंगे मैं उस तरह से पढ़ाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वही बात है ना कि भाई लर्नर हमारे जैसा चाहेंगे, टीचर वैसा ही पढ़ाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली किसी और वीडियो में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन फ़ौरन प्राप्त हो। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।